बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो उरूज पर हैं। एक जानिब हमें मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मरहलों के अंदर इंतखाबी अमल जो है वो जारी और सारी है, और इस इंतखाबी अमल के दौरान हमने देखा जो 2 मरहले हुए हैं उसमें बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक ख़ास किस्म का केस जो है वो रजिस्टर करा दिया है। और ये कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि ये जो मौजूदा निज़ाम है इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधली कर रही है, और ये धांधली हम होने नहीं देंगे। आज भी उन्होंने हुकूमत को एक जानिब मुतनब्बे किया है, वो मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जो हुकूमत की तरफ एक जानिब तो ये इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत ज़ाहिर है अपने 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, इंडोर्समेंट हो रही है, लेकिन मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो फिर अगली सांस में ये भी कह देते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर गया है। वो ये भी कहते हैं कि 80 साल से जो जिद्दोजहद की जा रही है इस निज़ाम को चलाने की, वो फायर फाइटिंग हो रही है। 5 साल में भी यही हुआ है, बाकी बरसों में भी यही हुआ है, तो इसका जो नतीजा है वो कुछ नहीं है। अब ये मोहसिन नकवी साहब वो शख्सियत हैं जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के हमेशा से बहुत ही करीब तरीन समझे जाते हैं, और इख्तिदार के ऐवानों में और जाहिर है जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके भी बहुत क्लोजेस्ट महसूस किए जाते हैं और जाने जाते हैं। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं अपनी कन्विक्शन के साथ, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये पूछना बनता है कि जब उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है, एक जानिब वो खुद कर रहे हैं बिलावल साहब कि भाई ये फॉर्म 47 वाले हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले ये कहते हैं कि जी ये फॉर्म 47 है, और अगर हम अकेले थोड़ी ना इस सारे मामलात का हिस्सा है, इन्होंने हमें स्ट्रेंथनाइज किया हुआ है और सिस्टम हम चला रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू है उससे जो एक तासुर मिला है, और फिर हमने किया था गुज़िश्ता हफ्ते भी प्रोग्राम जिसमें ISPR ने भी की जानिब से जो प्रेशर किया गया था, उसमें इंतज़ामी यूनिट की जो बात की गई थी, यानी सूबाई जो सूबे हैं उनको बढ़ाने की जो बात की गई थी, उस पर अब चेमगोइयाँ तेज़ हो गई हैं। सो आज पहुँच में आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबी अमल के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा है, ज़रा पहले वो सुनिए, फिर हम ज़रा आज बात करते हैं पीपल्स पार्टी वालों से। पहले चलाइएगा जी। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है ना, असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मैं। बिलावल साहब ने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक सॉफ्ट वर्ड्स है जिसको हमने आपके सामने रखा है। मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं रुकने कौमी असेंबली मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ जो अभी तक मंजरनामा है हमारे सामने, इसमें ज़ाहिर है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है, जब बिलावल साहब एज एन चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो अभी तक के इंतखाबी अमल से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें फिर पीपल्स पार्टी पर भी सवालात उठते हैं। शर्मिला अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला, काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद नज़र आती है उसमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आप दोनों अहम पार्टीज़ जो कि कौमी पार्टीज़ कहलाती हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज़, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ महाज आ रहे हैं। और ऐसा जो इंतखाबात का अमल हुआ पहले मरहले से लेकर दूसरे मरहले में, आपने शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया है मुस्लिम लीग नवाज को, और कमोबेश वहां से भी आपको इल्जामात आपके ऊपर भी उसी तरह के लग रहे हैं। सो ये तनकीद बराए तनकीद सिर्फ इलेक्शन तक के लिए है? जी बहुत शुक्रिया सना। देखिए जी, जहां तक AJK के इलेक्शंस का ताल्लुक है, तो जब मीरपुर के इलेक्शंस हुए तो हमने ये देखा कि वो तमाम सीटें जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रॉन्ग होल्ड थी या जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट्स थे, वहां पर पोलिंग का अमला नहीं पहुंचाया गया। फिर हमने ये भी शवायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचाए, जहां पर हमने ये देखा कि PMLN के नुमाइंदों के घरों से बैलेट पेपर्स स्टैंप हुए हुए बरामद हुए। अच्छा, इसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया इलेक्शन कमीशन को हमने इतला भी दी। ये कहा गया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर पीपल्स पार्टी के वोटर्स पहुंच गए और पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां पर मौसम का बहाना करके
और उसको एक इशू बना के वहां पर पोलिंग लेट शुरू कराई गई। इसी तरीके से 4 सीटें हमारी वहां पर चोरी हुई। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा कि अगर ये मामलात सही नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपनी बाकायदा कोशिश ना की और पीएमएलएन अपनी धांधली से बाज नहीं आई तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि 2 तारीख को जब मुजफ्फराबाद के अंदर इलेक्शंस हुए तो मजीद और ढटाई के साथ धांधली की गई। यहाँ तक कि धांधली की गई कि ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां पर पीएमएलएन बिल्कुल हार रही थी, वहां पर वोटर टर्नआउट 98%, 95%, 90% दिखा दिखा के उनको वहां से जितवाया गया। फिर यही हुआ कि मार पिटाई हुई, गोलियां चली, हमारे कारकुन शहीद हुआ और तो तमाम चीजें मीडिया के सामने थी। मैं अगर दोहराऊं भी तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा जो ऑलरेडी हो चुका है। ये हमने कोई तकरीबन मुजफ्फराबाद में 34 ऑफिशियल कंप्लेंट्स विद एविडेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दी। और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान किया कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए, ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये मैंडेट सिर्फ पीपल्स पार्टी का चोरी नहीं हुआ, ये मैंडेट चोरी हुआ है एजेके की आवाम का। वो वैली जो ऑलरेडी एक शदीद इश्तियाल के अंदर इस वक्त घिरी हुई है, वहां पर बड़े इश्यूज हैं, बिलखुसूस रिजर्व सीट्स को लेके। उन रिजर्व सीट्स पे आप मजाक ये देखें कि वो जो पहले क्लेम किया जाता था राना सनाउल्लाह की तरफ से कि जी ये तो हमारी जेब में है, वो जेब में ही गई, वो जेब से ही बाहर निकली हैं। और मजे की बात यह है कि वो जो 10 सीटें जो पंजाब में थी वो सारी की सारी वो जीत गए। एक सीट जो खैबर पख्तूनख्वा में थी जहां इनकी हुकूमत नहीं थी, वहां पर मुर्तज़ा अब्बासी साहब और जो मानसेरा जो कैप्टन सफदर साहब का अपना हल्का है, वहां पर वो अपने होम पोलिंग स्टेशंस भी हार गए, जो ये मकबूलियत की बात करते हैं। अच्छा, बात ये है कि शर्मिला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल करने की जिसारत करना चाह रही थी, ये फरमा दें। देखिए, जब क़यादत ये कह रही होती है ना कि टिकटॉक शुरू हो रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तो आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और अदरवाइज भी डिबेट हो रहा है कि भाई अगर वो फॉर्म 47 वाले हैं तो आप कौन से 47 के नहीं हैं? आप भी तो, लोग ये कह रहे हैं कि उसी की परवरदा हैं, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप इस सिस्टम को स्ट्रेंथनाइज तो आप ही कर रहे हैं ना, यानी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट लाइन, ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सो लोग, या जिस आप जैसे कह रही हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों के साथ उनके वोट पर डाका है, तो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी डाका इन दोनों ने मिलकर ही डाला है। सना, देखिए, एक चीज तो बड़े वाजे है ना, और मेरा ख्याल है कि इसमें अब हमें कहने में अब कोई कवाहत भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। हमने, अगर हम तारीख को देखें तो हमने ये देखा कि IGI बनाई गई किस तरीके से पीएमएलएन को जितवाने के लिए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से RO के इलेक्शंस हुए, आपको याद होगा, वो भी हमने जरदारी साहब ने बड़े वाजे तौर पे कहा था। फिर किस तरीके से पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाया गया, फिर किस तरीके से RTS बैठ गया। तो पाकिस्तान के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एक खौफनाक और अफसोसनाक अलमिया रहा है कि मैंडेट तो हमेशा चुराया गया है। लेकिन जब 2024 के इलेक्शंस हुए और जो भी आपके सामने आया, बिलखुसूस पंजाब में जिस तरीके से धांधली हुई, अच्छा, और सबको पता है कि वहां कौन जीता कौन नहीं जीता। बहरहाल जब हुकूमत साजी का वक्त आया तो किसी को भी क्लियर मैंडेट तो नहीं मिला था। अब उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास क्या चॉइस थी? एक जमहूरी जमात जो एक जमहूरियत का तसलसल चाहती है और चाहती है कि कोई सिस्टम चले इस मुल्क के अंदर, उसमें फिर हमें मजबूरन पीएमएलएन के साथ मिलना पड़ा और हुकूमत साजी करनी पड़ी। उसके नतीजे में एक तहरीरी मुआहदा हुआ, उसमें उनको कुछ ओहदे मिले और हमको कुछ ओहदे मिले। लेकिन बात ये है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम उनके इत्तेहादी हैं तो उनकी धांधली पे धांधली हम बर्दाश्त करेंगे और उनको ये अलाउ कर देंगे वो पीपल्स पार्टी की सीटें चोरी करते जाएं। ऑलराइट, अच्छा शर्मिला, ये बात पॉइंट आ गया आपका। अब आप मुझे ये बताइए ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है एज एन पार्लियामेंटेरियन कि जाहिर है अभी तक जो पाकिस्तान की तारीख में हमें इंतखाबी अमल जितनी बार भी दोहराया गया
उसकी शफाफियत पर बहरहाल सवालात मौजूद हैं। जब हम मोहसिन नकवी साहब को सुनते हैं, और वो जाहिर है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्लोज समझे जाते हैं, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, बहुत सारे फैसलों में वो मशावरत में दिखाई देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिस्टम कोलैप्स इसलिए कर गया, वो कहते हैं 80 साल में जो भी आपने इसके ऊपर जिस मुल्क को तख्ता मश्क बनाया, यहाँ से आपने हासिल कुछ नहीं किया, इसको टर्मोइल से गुजारते रहे आप। जो बात मोहसिन नकवी साहब ने की वो आपके सामने। दूसरी जानिब हमने अभी लास्ट वीक देखा कि ISPR ने भी इस बात का इंदिया दिया कि हमें नए इंतजामी यूनिट की तरफ बढ़ना होगा। अब जब सिस्टम के कोलैप्स होने की, आपने खुद भी एक बात कर दी ना कि भाई आपने आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए, फिर सिस्टम के कोलैप्स होने की बात भी आप ही के पार्टी के एक शख्सियत के नाम से आ गई है, तो क्या हमें इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है? और नए सूबों की जो बात हो रही है, आपका ख्याल है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए किस हद तक तैयार है? सना, आपके काफी सारे सवाल हैं, कोशिश करती हूँ कि उनका आपके टाइम लिमिट के अंदर जवाब दे सकूं। पहली बात तो ये है कि 80 साल में सिस्टम कोलैप्स हुआ, बहुत दफा हुआ, हर दफा हुआ जब जब एक आमिर ने इक़्तिदार पे गाज़िब होके एक जमहूरी अमल को डिरेल किया। उस वक्त भी हुआ जब उस वक्त की अदालतों ने ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसको वैलिडेट किया, हर दफा हुआ। और पाकिस्तान की एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है कि तवील अरसा 10-10 साल जो है आमिराना दौरा, बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स हो गया। फिर बेचारे सियासतदान आए, टूटी बाजी जो है जमहूरियत लेकर आए, फलां हुआ, कोई फांसी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी गई क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद बीबी को फांसी को शहादत नोश करनी पड़ी क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत का आगाज होना था। बहुत खून बहा। फिर जो हुकूमतें आती गई, चलते चलते 18वीं तरमीम आई, तमाम चीजें हुई, सूबों को बाख्तियार बनाया, NFC अवार्ड आया, सिस्टम बहरहाल कहीं ना कहीं चलता रहा। मैं ये तो नहीं कहूंगी इट्स एन आइडियल सिस्टम, एक 100% फाल डेमोक्रेसी है या तमाम लोग बाख्तियार हैं, लेकिन सिस्टम को बहरहाल चलाना पड़ा, डिफॉल्ट से मुल्क को रोकना पड़ा। आज भी सिस्टम आपके ख्याल में तो और मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है कोलैप्स ना। अगर आप IMF के कर्जे पे लेके मुल्क चला रहे हैं तो सिस्टम तो कोलैप्स हुआ है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हमसे ज्यादा इस हुकूमत, वजीर आजम और उनकी काबीना के लिए एक बहुत बड़ा एक चार्जशीट है कि उनके सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर जो हैं वो बैठ के ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, और वो कह रहे हैं जी लैपटॉप बांटने से सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी कहते थे लैपटॉप बांट दें, अगर बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो फिर सिस्टम, तो फिर ये तो फजूल चीजें हैं, वही ना। अच्छा, अब बात ये है कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाने से क्या सिस्टम फाल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारी बिल्कुल ये राय है कि आइन के अंदर एक तरीकेकार दर्ज है कि अगर आपने नए सूबे बनाने तो किस तरह बनाने। अगर आप बनाना चाहते हैं उस सूबे में, जिस सूबे में भी, वहां की अवाम और वो अवाम जिसकी नुमाइंदगी वहां उस सूबे के MPs करते हैं और उस सूबे की असेंबली करती है, अगर वो ये ख्वाहिश जाहिर करती है करारदाद के जरिए तो आप बिल्कुल बनाए। अच्छा। इसमें क्या दो राय है, आइन में तो है ना, तो गैर आइनी चीज तो नहीं है। दूसरी अहम चीज ये है कि अगर आपने लोगों को सर्विस डिलीवरी करनी है और बेहतर करनी है तो आप एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आए। कुछ सूबे ऐसे हैं बशमूल पंजाब जहां पर सिस्टम ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं हो पाते किसी न किसी बहाने से, कभी मौसम का बहाना, कभी आइन का बहाना, तो कभी कानून का बहाना। वो करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो सारा का सारा अख्तियार जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते और लोकल नुमाइंदों को एम्पावर नहीं करना चाहते। सो बेहतर ये होगा कि अगर आप नए सूबे बनाएं, नए वुज़राए आला लाएं, नई काबीना, नए खर्चे, नई ब्यूरोक्रेसी, नया सिस्टम, फिर वो उसको सिस्टम को 10 साल आप ट्राई करें कि जी डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप आर्टिकल 140A के तहत इलेक्शन करवाएं और आप लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात कलामी की माफी के साथ शर्मिला, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर शर्मिला साहिबा से पूछते हैं कि जो इनकी ओपोनेंट पार्टी है MKM, वो तो बार बार यही कह रही थी ना कि भाई आर्टिकल 140A की तशरीह करें और बताएं कि इस मुकर्ररा टाइम पर इलेक्शंस होंगे, ये पूरा इसका तरीका कार है बल्दियाती अमल का, और इंतखाबात के बाद कैसे मेयर स्टैंडर्डाइज होगा, कैसे लोकल बॉडीज तक पैसा पहुंचेगा। जरा इस पर बात कर रहे थे कि क्या अब जब हालात यहां तक आ गए हैं तो क्या आर्टिकल 140A की तशरीह पर पीपल्स पार्टी आमादा है या इंतजामी यूनिट ही आखिरी हल होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और जाहिर है ज़रा निज़ाम के हवाले से अब सवालात हो रहे हैं। गो के हमें हमारे इल्म में है कि खुद शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ मेहमान हैं, वो ये कह रही हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर ने जब ये कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है तो ये चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन शायद इससे बढ़कर आगे हमने ये बात की कि अब सिस्टम में जो चीज़ें तब्दील करने की बात हो रही है। आर्टिकल 140A की बात कर रही थी आप शर्मिला, क्या आप समझती हैं कि जब बात इंतजामी यूनिट की आ गई है और मामला यहाँ तक पहुँच रहा है कि भाई इंतजामी यूनिट बनाने पड़ जाएंगे, सो इससे बहुत बेहतर है कि आपकी ओपोनेंट पार्टी यानी MKM जो कहती रही है कि भाई आप आर्टिकल 140A जो है उसकी तशरीह लिखें आइन के अंदर और क्लॉज बाय क्लॉज उसको जो है वो पूरी तरह से बयान कर दें उसके अंदर, और फिर जाहिर है तकसीम करें मुनसिफाना तौर पर इख्तियारात की और वसाइल की। तो क्या इम्प्रोवाइज करने की तरफ आप लोग जा सकते हैं या फिर हकीकतन इंतजामी यूनिट ही इस मसले का हल होगा? देखिए जी, पंजाब में तो इलेक्शंस हुई नहीं अदालत के कहने के बावजूद। So it is a blatant violation of the court order. सिंध में बिल्कुल हुए, और सिंध में हुआ ये कि जब सूबाई असेंबली ने एक बल्दियाती बिल पास किया तो उसके ऊपर MQM चली गई सिंध हाई कोर्ट और वहां से स्टे ऑर्डर ले आई। फिर वहां मुकदमा चलता रहा, फिर कुछ डायरेक्शन सिंध हाई कोर्ट की तरफ से आई और उस अमेंडमेंट और उस डायरेक्शन पे इस कानून में अमेंडमेंट हुई, इसलिए कुछ अरसा ताखीर हुई, अभी MQM की वजह से हुई और फिर इलेक्शंस हो गए। अब आपको मेयर अच्छा लगता हो नहीं अच्छा लगता हो, लेकिन पंजाब में ये नहीं हुआ। एक बहुत ही गैर फाल सा सिस्टम KPK और बलूचिस्तान में है, तो वहां की सूबाई असेंबलियों को नुमाइंदों को देखना चाहिए कि उसको किस तरह फाल करे। हाँ, MQM को शायद ये कानून पसंद ना हो, हमें पसंद है। अच्छा, इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। MQM को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि MQM की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो कम से कम कराची के ऊपर पूरा इजादारी कर लें। इस तरह नहीं होता। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ एक लोकल गवर्नमेंट नहीं चला सकते। लोकल गवर्नमेंट इज अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ पैरेलल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उनकी तो ये ख्वाहिश, मुझे 17 साल सियासत में हो गए सना, 17 साल से मैं ये सुन रही हूँ। MQM की एक ही दिलीना ख्वाहिश है कि कराची को एक अलग सूबा बना दें और वहाँ एक उर्दू स्पीकिंग वजीर आला हो। अच्छा, तो वो तो सियासत है, उसको आप छोड़ दें, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट सिंध में है, बाकी सूबों से सवाल पूछ लें। ऑलराइट। अच्छा शर्मिला, इधर इसी पॉइंट पर रुकते हैं ना, आप क्या नहीं हो सकता। देख एक मिनट, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्या आपको लगता है कि देखिए इस वक्त MKM भी शैटर्ड है ना, बहुत सारे मामलात में हमें नजर आता है कि रिसेंटली अभी हमें पता है एक दूसरे के दस्तों गिरेबान भी हुए लोग, एक दूसरे के खिलाफ प्रेसेस भी की जा रही है। सो इसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा और ये सूबों वूबों की बात जो है ये किसी हद तक तो चल रही है, फॉर द डिबेट रह जाएगी क्योंकि सिस्टम खराब है, सिस्टम सही नहीं है, सदारती निजाम आएगा, ये बातें हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। सो ये भी एक तरह की डिबेट ही है, नॉट मोर देन दैट। और क्योंकि MKM जैसी जमात जो कि आपकी ओपोनेंट है वो खुद इतनी बिखरी हुई है, वो क्या आपको किसी हद तक कन्फर्म कर सकेगी? ये आपके फायदे में ही जा रही है शायद सारी चीजें। देखिए, जहाँ तक MQM का ताल्लुक है तो अनफॉर्चुनेटली पहले वो पीर कॉलोनी और भादराबाद में तकसीम हुए, अब वो उसमें भी मुख्तलिफ तकसीमें होगी। जो मार पिटाई हुई है अभी पिछले दिनों, वो तो आपके सामने है। जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, उनको उनकी जमात जो है वो चेयरमैन ही नहीं मानती, वो कहते मैं चेयरमैन हूँ, तो ये तो खुद ही टूट फूट का शिकार है। अब ये क्या कोई नया सूबा बनाएंगे या क्या चलाएंगे, जो पहले अपनी जमात तो चला लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा से एक जमहूरी जमात रही है एंड वी वेलकम ओपन डिबेट, लेकिन वो डिबेट राइट फॉरम्स पे हो। आपने सूबा बनाना है तो सूबाई असेंबली में लेकर आए, और सिंध की सूबाई असेंबली ऑलरेडी एक करारदाद पास कर चुकी है नए सूबे बनाने के खिलाफ। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि ये आपके नुमाइंदों की राय है, उस असेंबली की आरा है। अच्छा, बाकी सूबों में साउथ पंजाब के हवाले से पंजाब के अंदर एक करारदाद आ चुकी है कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाओ, तो उसको आगे लेके चलना चाहिए, बनाएं, उसको पहले वहां से शुरुआत करें। अच्छा शर्मिला, आप ज़रा बड़ी रिस्पेक्टेबल हमारे लिए हैं। मैंने आपकी रैली देखी थी पिछले हफ्तों में, तो आप एक जगह पर नारे लगा रही थी ज़ाहिर अपनी पार्टी के हक में और कह रही थी कि मरसूं मरसूं
सिंध न देसूं। अभी आप जो बात फरमा रही हैं उससे मुझे और ज़ाहिर सुनने वालों और देखने वालों को इम्पैक्ट ही जा रहा है कि आपकी जमात के लिए दो तजाद है आपकी गुफ्तगू में कि एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी भाई सिंध में जो करारदाद मंजूर हुई है इसका मकसद है कि सिंध तकसीम नहीं हो सकता, पंजाब में जो करारदाद मंजूर हुई है भाई वहां से शुरू करें ना, सूबा वहां बना दें। तो हमारी तरफ जब बात आती है तो हम बट जाते हैं या हम कहते हैं कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू, और उधर हम साउथ पंजाब और दीगर चीजों के लिए बड़े हक में नारे लगा रहे होते हैं। सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। सना, मैं शायद आपको बेहतर एक्सप्लेन करूं। मैंने ये कहा कि सिंध असेंबली के अंदर ये करारदाद पास हुई है कि सिंध के मजीद सूबे नहीं बनने चाहिए, ये सूबा असेंबली की ख्वाहिश है, ठीक है। इसी तरीके से पंजाब असेंबली की ख्वाहिश है कि साउथ पंजाब को सूबा बना। मैं तो उनकी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ, मैंने नहीं करवाया। मैं नहीं कह रही सूबे बनाए नहीं बनाए, लेकिन आप किसी के सर पे बंदूक नहीं रख के सूबे नहीं बना सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बना सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट the wisdom and the wishes of the people of that province. हाँ, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, बिकॉज आइन में एक तरीकेकार दर्ज है ना, आप गैर आइनी चीज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त। वक्त का मैं इसलिए ब्रेक ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त अपनी राय हम तक पहुंचाई। क्लियर बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम शायद इस चीज को उस तरह सपोर्ट नहीं करें, लेकिन हाँ इम्प्रोवाइज किया जा सकता है आर्टिकल 140A। तो अब MKM से पूछते हैं कि वो किस जगह जाकर बैठ रही है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आपके इल्म में है कि आज शहर में बल्कि पूरे मुल्क में जमात इस्लामी की जानिब से लगभग 500 मकामात पर धरने की कॉल है, एहतजाज की कॉल है। और हमारे कराची के जो नुमाइंदे वसाम वो हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। ज़रा उनसे पता कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक एक मकाम पर जो है वो फायरिंग की इतलात भी मिली है अभी, और साथ साथ जो है वो ट्रैफिक जैम हो चुका है शहर का। वसाम ज़रा बताइएगा आप किस मुकाम पर मौजूद हैं और इस वक्त ओवरऑल आपके इर्द गिर्द का जो ट्रैफिक जो जाहिर सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल अमीर जमात पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर है उनकी जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी मुल्क भर में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शार फैसल के मुकाम पर कराची में। अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से जो है एहतजाज जारी है। अगर मैं इसी के साथ साथ अगर ट्रैफिक के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रैफिक की सूरत हाल, क्योंकि शार फैसल है कराची की मरकजी शारा है, तो इस वक्त दोनों जो आने और जाने वाली दोनों सड़कें इस वक्त दोनों सड़कें जो बंद है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक मुतासिर नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको इस एहतजाज की वजह बताऊं तो जो एहतजाज जमात इस्लामी की जानिब से किया जा रहा है वो महंगाई, जो पेट्रोल की कीमतों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कीमत जो है वो 300 से जायद है, जो आम आवाम जो नहीं दबा सकते। इस वजह से जो है जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी थी। तो मेरे जमात इस्लामी की जानिब से जो है मुल्क भर में जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है। अच्छा वसाम, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है वसाम, ये किसी पंडाल के अंदर हो रहा है पूरा एहतजाज या ये सड़क पर सारे लोग खड़े हुए हैं शार फैसल के, और आप कह रहे हैं दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, तो ये किस मुकाम पर कर रहे हैं सारे लोग एहतजाज? हाँ देखिए, बिल्कुल ये शार फैसल है, ये मरकजी शारा है कराची की। यहाँ पर अभी जिस टाइम ये एहतजाज हो रहा है इस टाइम जो लोगों की जो है छुट्टी भी होती है, पर ऑफिसेज भी बने हुए हैं और काफी लोग जो है यहाँ से होते हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं। अभी इस वक्त जो है यहाँ पर जमात इस्लामी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक की सूरत इस वजह से मुतासिर है, क्योंकि मरकजी शाहरा पर अगर कुछ इस तरह का मामला होता है, रैली होती है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा तो पूरे कराची में ट्रैफिक जाम होगा। तो अभी इस वक्त एहतजाज जारी है, क्योंकि हमसे कुछ देर बाद जो हाफिज नईमुर रहमान जो वो वीडियो कॉल पर भी आएंगे, जो खिताब करेंगे कारकुनान से। इससे कबल जो है मुनव्वर जफर ने भी जो है अच्छा वसाम, एक खबर और भी आई थी जो इनकी रैली पर कराची में कुछ देर पहले बताया गया था कि कोई फायरिंग का वाकया भी पेश आया, उसकी क्या सदाकत है? साइकिल चलाने वाले से हाँ जी देखिए, बताया जा रहा था कि मुय्यना तौर पर जो है शार फैसल के करीब जो है नामालूम मुलजमान की जानिब से इन पर फायरिंग की गई है। जिस पर
पर जो है एक वीडियो भी आई थी जमात इस्लामी के रहनुमा की, उन्होंने बकायदा इसके अंदर जो है होल जो होते हैं जो असले के होते हैं वो भी दिखाए थे। लेकिन इस पर जो है पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है आखिरकार मामला क्या है। अभी इस वक्त जमात इस्लामी के जानिब से जो है एहतजाज जो है शहर फैसल के मुकाम पर जारी है। कब तक रैप अप होगा वसाम, ये रैप अप कब तक होगा? कोई टाइम फ्रेम दिया इंतजामिया ने कि 9 बजे खत्म करना है, 10 बजे खत्म करना है? कि हमारे जी देखिए बिल्कुल अभी इस वक्त जो इनके रहनुमा मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है गाड़ी नुमा जो स्टेज बनाया हुआ है उसमें मौजूद है, जिसमें जो है सुबह असम्बली फारूक इस वक्त जो है यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुजफ्फर भी मौजूद है। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि अमीर जमात जो है हाफिज नईमुर रहमान है जिनकी कॉल पर ये एहतजाज हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 4 बजे के बाद जो है शहर भर का ट्रैफिक जो बदतरीन जाम था, क्योंकि बाइकों के जरिए जो है जो कारकुनान थे मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए, उसी के साथ साथ यहाँ पर पहले मज़ार कायद पर जमा हुए, फिर वहां से होते हुए शहर फैसल के मुकाम पर आए। लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि कब जो है ये एहतजाज खत्म होगा। क्योंकि ठीक हो गया वसाम, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वसाम ज़ई, थैंक यू फॉर दी ऑल इनसाइट। ये बिल्कुल इल्म नहीं है कि कब तक ये खत्म होगा एहतजाज का सिलसिला। बहरहाल कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर जब इस तरह के बड़े धरनों की कॉल दी जाती है तो ट्रैफिक जैम एक ये जिसे कहते हैं ना मुसल्लमा हकीकत ही बन जाती है कि वो तो होना ही होना है। लेकिन मजीद क्या कुछ होना है सियासत में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रुकनी कौमी असेंबली MQM पाकिस्तान जनाब अरशद वोरा साहब। वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वोरा साहब मैं कुछ ज़रा बात करना चाहती हूँ सिस्टम पर, क्योंकि जाहिर है बड़ा सवाल उठा दिया है। अब वजीर दाखिला साहब ने तो उस पर तो जरूर बात होगी, लेकिन जरा सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये जो हाल ही में अभी कुछ हुआ है MQM पाकिस्तान के माबैन बहादुराबाद के दफ्तर पर, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है खुद MQM की सियासत को? देखिए MQM पाकिस्तान जो है वो एक पार्टी है, जब तक उसका एक भी कारकुन जो है वो है जिंदा है तब तक ये इस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, कभी इख्तलाफात कम होते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं, विद टाइम ओवरकम हो जाती हैं। ये ओवरकम हो चुकी हैं, आपस में मिलके बैठ गए हैं, इख्तलाफात को भुला दिया है और आस्ता आस्ता चीजें ये सही होंगी। ऐसा नहीं है कि सही नहीं होंगी। और बात ये है कि चाहे वो अरशद वोरा हो चाहे कोई और हो, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो अवाम जो है उसे अवाम को जवाब देना होगा और फिर अगली दफा वो इलेक्शन में नजर नहीं आएगा। फिर शायद मेरी जगह कोई और यंगस्टर आए, वो परफॉर्म करेगा, वो पार्टी लीडरशिप भी ले सकते हैं। तो ये पार्टी जो है किसी की जद्दी पुश्ती पार्टी नहीं है, आगे जाके नई जनरेशन ने पार्टी को चलाना है और नए लोग हमारे पास आ रहे हैं। अर्शद भाई ये बता सकते हैं आपके इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं? जी इख्तिलाफात बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो क्या कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होगी? ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा चले, अब हम जरा अपनी डिबेट को आगे लेके जाते हैं। ये तो ज़ाहिर आपकी पार्टी के इश्यूज हैं जिस पर बात करना लोग सुनना जरूर चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये सवालात आपके सामने उठाती हूँ। अर्शद भाई ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जब मुल्क का वजीर दाखिला सिस्टम को कोलैप्स करने की बात करते हैं तो फिर आप लोगों का वो जो देरीना मुतालबा है कि वसाइल की तकसीम होनी चाहिए, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो भाई सूबे बना दें, और ये भी नहीं हो रहा तो आर्टिकल 140A की तशरीह कर दें, तो अब सूरत हाल आपको लगता है कि मंजर कुछ साफ होता हुआ दिख रहा है? और दूसरा अहम सवाल ये कि आपके जो खासुल खास और सिंध में तो हुकूमत रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो इस सारे मामले पर आप किस हद तक उनको कन्विंस करने में कामयाब होंगे वोरा साहब? थैंक यू सना। देखें ये आपके इल्म में है कि अब जो है ना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। मैनेजमेंट जो है वो अब एक्सेप्ट ऊपर हाई लेवल पर किया जा रहा है कि मैनेजमेंट हैज बिकम अ फेलियर, और इतने बड़े बड़े सूबों को मैनेज करना जो है वो आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। खास तौर पर आपके सामने है कि जब MQM ने अगर तो देखें MQM ने जो आर्टिकल 140A की बात की थी, अगर वो आर्टिकल 140A पे इम्प्लीमेंट हो जाता और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर दिया जाता तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर इन सूबों की जरूरत की बात थी। फिर जाहिर सी बात है हर पूरे कराची से लेके खैबर तक हर जगह पे जो है वो अवामी नुमाइंदे होते हैं और वो बाइख्तियार होते हैं, वो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली
उनको इख्तियार मिल जाते तो ये इश्यूज शायद डाइल्यूट ऑफ हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों ने हर चीज जो है वो एक्यूमुलेट की, इंस्टेड ऑफ के वो नीचे तक उसको जो है उसका नीचे तक इफेक्ट जाता। तो सूबे तो अब जो है ना, मैं समझता हूँ कि इट हैज टू बी अब डिसाइडेड नाउ, क्योंकि अब ये मसला जो है ये कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। और पूरे पाकिस्तान में हर तरफ से सूबों की अलग अलग आवाज आ रही है। आज असल में अनफॉर्चुनेटली ये जो 4 सूबे हैं, ये 4 लसानी हिस्सों में इस मुल्क को डिवाइड किया गया, विच इज एट दैट टाइम मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, जब पॉपुलेशन शायद इतनी नहीं थी। आज पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, और खास तौर पर कराची की आबादी आपके इल्म में है कि कराची को हमेशा आधा गिना जाता है। आज भी 2 करोड़ 16 लाख गिना गया, जबकि कराची की आबादी 4-4.5 करोड़ से कम नहीं है। तो जब आप 4-4.5 करोड़ की आबादी के लिए प्लानिंग जो है 2 करोड़ पे करोगे, उनका खर्चा 2 करोड़ के हिसाब से दोगे, तो कैसे मैनेज होगा? अच्छा गौरव साहब, कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि इस शहर में सही है? ये तो टोटल फेलियर ही है। फेलियर है। गौरव साहब देखें, अब आप जैसी शख्सियत के होने का फायदा इसलिए भी होता है क्योंकि आप सर्व कर चुके हैं, एज एन डिप्टी मेयर भी सर्व कर चुके हैं, एक एमएनए की हैसियत से। 1-2 तरमीम नहीं होनी है सर, अगर सूबे बनाने की बात आ ही पहुंची है ना, तो 5 तरमीम होंगी। मैं एक से शुरू करूं और आगे तक लेके चले, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होना है? और दूसरा अहम तरीन सवाल ये कि सारा गेम नंबर्स का है। सूबे की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर बहुत बड़ा है। अब मैं दोबारा तकरार से सवाल करती हूँ, क्योंकि एक दानिश्वर जो कि सिंध से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर देती हूँ क्योंकि चीजें अब ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की जरूरत है, ग्रे ना करें। वो कह रहे हैं कि यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा आपको याद है, आप ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हालात बन गए हैं और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, यानी सूबे बनाने होंगे। इसके लिए आपको पीपल्स पार्टी को कन्विंस करना है। हाउ इट्स कैन बी पॉसिबल? देखिए, असल में देखा जाए तो सिंध जो है वो कराची को यरगमाल बनाया हुआ है, फाइनेंशियली भी और जियोग्राफिकली भी। और कराची जो है, अगर ये समझते हैं कि कराची हमारे हाथ से निकल गया, तो जो इनकी ज़राए आमदनी है, जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड में 300 अरब रुपए, बल्कि इससे शायद ज्यादा ही जमा होते हैं साल के, वो 98% कराची देता है। और उसके बाद फिर जो है एनएफसी अवार्ड में कराची की पॉपुलेशन का जो हिस्सा मिलता है वो अब डायरेक्ट कराची को मिलेगा। तो हम तो ये नहीं कहते, हम देखें यहाँ सिंध की तकसीम की चले बात नहीं करते, हम कहते हैं कि आप इंतजामी तौर पे सिंध सेंट्रल कर दें, सिंध जो है सदर्न सिंध कर दें, कोई भी नाम दे दें, सिंध के साथ सिंध ए, सिंध बी, सिंध सी कर दें, लेकिन इसको इंतजामी तौर पे तो आप अलग कर सकते हैं ना। चले आप इसको कहेंगे ये सिंध ही है, कराची सिंध है, तो कराची सिंध सेंट्रल है, तो कराची सिंध सदर्न है, ठीक है ना। तो आपके पास तो जो है जहाँ के जो लोग हैं, लेट देम मैनेज इट। जब जब इन लोगों ने मैनेज किया है, जो यहाँ के लोग हैं, जब जब इनके पास इख्तियार रहे हैं, इन्होंने यहाँ डिलीवर किया है, इन्होंने K3 डिलीवर किया है, K2 डिलीवर किया है, K4 हमारी काविशों से जो है आ रहा है, और K4 आ भी गया तो इन्होंने अभी तक वो लाइनें जो डालनी थी, जो इसकी जो ऑगमेंटेशन करनी थी उस पानी की 650 मिलियन की गैलन की, वो कहते हैं कि अभी 2029 में हम करेंगे, जबकि आपका K4 का पानी जो है 2026 के दिसंबर या 2027 के जनवरी तक यहाँ आ जाएगा। तो आप तो चाहते ही नहीं हो कि किसी तरह यहाँ पे जो है लोगों को सहूलियात मिले। आप तो जो बसें भी लेकर आते हो 2018 में, वो पता नहीं कहाँ चली गई, एक भी नहीं नजर आ रही। अब आप बसें जो गिनवाते हो, देखें बसें सारी आपकी जो है ना मेन स्ट्रीम्स पे नहीं चल रही हैं, आपकी सिर्फ जो है चंद शाहराहों पे चलती हैं। यहाँ आज भी मजदूर जो है ट्रक बस की छत पर बैठकर सफर कर रहा है। बिल्कुल ठीक है अर्शद भाई, यहाँ पे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक ले वापस आकर कुछ अहम 2-3 सवाल और मुझे आपसे करने हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। रुकनी कौमी असेंबली एमकेएम पाकिस्तान, जनाब अरशद वोरा मेरे साथ है। अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, अरशद भाई, क्या लगता है आपको कि हम तो ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जब हुकूमतों के जाने का वक्त होता है तो बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि लोग बड़ा सच बोलने पर आमादा हो जाते हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट जो दिया है वो जुबान ज़दे आम तो है, लेकिन क्या विद इन दिस टेन्योर इस हुकूमत के आप देखते हैं कि सूबों का इंतजामी यूनिट्स का क़याम अमल में आ जाएगा, या ये बहुत लंबी तगदौ है और लंबा ज़ाहिर प्रोसेस है तो इसमें बड़ा वक्त लगेगा? देखें, सूबे बनाने में सियासी पार्टियां जो है, जो बड़ी सियासी पार्टियां, उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपना होल्ड लूज करते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है, आप परफॉर्म करो, आप पीपल्स पार्टी कराची में परफॉर्मेंस दे, कराची का सूबा भी उनके पास हो सकता है। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में परफॉर्म करे, पीपल्स पार्टी के पास अंदरून सिंध का सूबा भी हो सकता है। सेम गोज विद PMLN। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बाकी जो लोग हैं, सिंध पंजाब के लोग चाहते हैं सूबा बने, वो आज से नहीं चाहते। हजारे के लोग चाहते हैं कि सूबा बने, तो सूबे बनने चाहिए। बलूचिस्तान आपका जो है इतना बड़ा है जियोग्राफिकली के दुनिया के 150 मुल्क उससे छोटे हैं एक उस सूबे से, तो आपको सूबे तो बनाने पड़ेंगे। चलेंगे तो आगे भी हम आपसे इस मौजू पर ज़ाहिर सवाल करते रहेंगे, लेकिन ये फरमाए ना, फिर लोग ज़रा डिबेट ये भी कर रहे हैं वोरा साहब कि अगर फॉर एग्जांपल नए सूबे बन जाते हैं और नए सूबों में यही सारी सियासी जमातें आनी है, तो फिर नए सूबे क्या फायदा पहुंचा देंगे? सोशल मीडिया पे ये सवाल बहुत हो रहा है कि अगर इन्हीं सारी जमातों ने, बशमूल एमकेएम की मैं नाम ले रही हूँ, आप लोगों ने वापस से आना है, तो फिर सिस्टम में मौजूद लोगों को जो शिकायत हैं उनका अजाला कैसे मुमकिन होगा? आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज यही रहेंगी या इनमें से कुछ नए लोग मंजर पर आएंगे? क्या फॉर्मेशन आप देखते हैं? देखिए, नए तजुर्बे बहुत हो चुके। अच्छा। और मैंने तो भी आपको बताया है कि जब भी कराची के लोगों के पास एम्पावरमेंट पावर था तो उन्होंने परफॉर्म किया है ना। कराची हमारे ही दौर में दुनिया के 12-13 रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। आज जो है कराची दुनिया के वर्ल्ड शहरों में रहने वाले शहरों में से एक शहर है। तो फर्क तो है ना। मैंने आपको बताया K2 भी हम ही लेकर आए थे, K3 भी हम ही लेकर आए थे। इस शहर का सबसे बड़ा पहला फ्लाईओवर भी हम ही ने बना के इस शहर में जो है इब्तिदा की थी। तो चीजें देखें, जो लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं उन लोगों के ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो जवाबदेह होते हैं, अपनी आवाम को जवाब दो। वेल, थैंक यू वेरी मच अरशद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जाहिर डिबेट यह है कि इस्लामाबाद की हुकूमत, कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के, वो ख़तरे में है, लेकिन क्या ये निज़ाम अगर ख़तरे में है तो इस ख़तरे में फिर सभी हैं, यानी हम भी हैं, फिर सियासतदान भी हैं, बाकी सारे लोग भी हैं। तो इस ख़तरे को टालने के लिए जो तदबीर इख्तियार की जा रही हैं उस पर कौन कौन अमल दरामद करेगा, क्या हिकमत अमली मुरतब होगी, इस पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।